गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और जुडिशरी डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो मैं आपको इस बारी लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से पहले कैसे क्राउन रूल आता है, क्राउन रूल से पहले कैसे कंपनी रूल करता है इंडिया में। तो कंपनी रूल, तो आप पूछेंगे कंपनी रूल कौन सी, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल। ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल को ही हम लोग कंपनी रूल कहते हैं, जो कि 1757 से 1858 तक चलता है। अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी रूल कैसे, कौन कौन से रेगुलेशंस लाती हैं, कैसे एक्ट्स आते हैं, कौन कौन से चार्टर एक्ट आते हैं, ये सब हम लोग इस वाली क्लास में करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी पे बात करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये फॉर्म होती है 1631 दिसंबर को। इसे एसेंट देती हैं क्वीन एलिजाबेथ वन, चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन कि जाओ और तुम ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग करो। अब इस कंपनी का नाम क्या होता है शुरू में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या होता है शुरू में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम होता है शुरू में गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the East Indies, into the East Indies, है ना। ये क्या है? ये कंपनी का नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नाम है। ये कब नाम आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? 1707 में ये नाम लिया गया था। शुरू में 1600 में जब ये फॉर्म हुआ, उस समय नाम क्या था? गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ठीक है। इसे कब चार्टर, अब चार्टर क्या होता है आप पूछोगे सर चार्टर क्या होता है? तो चार्टर का मतलब होता है राइट टू ट्रेड। किसने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। किसको दिया? तो इसके हेड को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड को, मतलब कि गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के हेड को। ये कौन थे? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट, ये दोनों हेड थे। अब ये इंडिया में कब आते हैं? क्योंकि इन्हें एसेंट मिल गया, चार्टर राइट टू ट्रेड का एसेंट दे दिया क्वीन एलिजाबेथ ने। अब ये शिप से आए, तो ये जब शिप से आए तो इंडिया में कौन सी जगह पे पहुंचे, और वो कौन था पहला रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश इंडिया कंपनी का? तो ये देखते हैं। तो उस समय वो कौन से डेट को आए थे? सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तो वो आए थे 24 अगस्त 1608। कौन था वो इंसान? कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसके कोर्ट में थे, आए थे वो? जहांगीर के कोर्ट में, सलीम के कोर्ट में। क्यों आए थे ये? क्योंकि ये सूरत पे क्या चाहते थे? एक फैक्ट्री बनाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस को असेंट नहीं मिलता है उस वक्त। कब मिलता है? 4 साल के बाद 1612 में असेंट मिलता है। और उसमें कौन कैप्टन होता है? कैप्टन थॉमस रो। कैप्टन थॉमस रो को जहांगीर असेंट दे देता है कि भाई जाओ तुम बनाओ
सूरत पे एक फैक्ट्री। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनता है? 1613 में सूरत में। 1613 में, 1612 मत करना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ऑप्शन भी डालते हैं 1612 1613, लेकिन 1613 में सूरत में पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री बनाती। अब ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं कि कंपनी रूल कैसे स्टार्ट हुआ। ये तो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक क्या थी? बस ट्रेडिंग कर रही थी। बोले इनका काम, इनका पेशा क्या था? ट्रेडिंग करना, ठीक है, पैसा कमाना, ट्रेडिंग करना। तो ये रूल कैसे करने लगी, ये अपन देखते हैं अभी, ठीक है। तो क्या होता है कि 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी में किसकी जीत होती है? रॉबर्ट क्लाइव की। और किसकी गर्दन कटती है? सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला 17 साल का लड़का होता है, जिसे ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, और उसका खुद का कमांडर मीर जाफर उसे धोखा देता है, और मीर जाफर का बेटा मीरान उसकी गर्दन काट देता है, सिराजुद्दौला। और आर्मी लड़ती भी नहीं है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, बदले में से क्या मिलता है? पूरा बंगाल टेरिटरी। मतलब कंपनी रूल कहां चलने लग गई? बंगाल टेरिटरी पे। ये कब की बात है? 1757। अभी मैं कंपनी रूल करा रहा हूं आपको। कंपनी रूल कहां से कहां तक चलेगा बाबू लोग? 1757 से 1858, ठीक है। ये 1757 में अपन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी पहला कौन हाथ में आया? कौन हत्थे चढ़ गया? ब्रिटिशर्स के पूरा बंगाल टेरिटरी। अब दूसरा बैटल ऑफ बक्सर, ये कब हुआ? 1764। 1764 इलाहाबाद ट्रीटी 1765। इलाहाबाद ट्रीटी में क्या क्या दे दिया गया ब्रिटिशर्स को? बंगाल तो दे ही दिया गया था, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे दिया गया इसको इलाहाबाद में, इलाहाबाद ट्रीटी में। अब ब्रिटिशर्स के पास क्या क्या आ गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये कब आया? 1765 में। अब 1765 में ये तीनों का क्या मिला? इन तीनों स्टेट्स का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट। दीवानी राइट क्या होता है स्टूडेंट्स? दीवानी राइट मतलब फ्री ट्रेड। किसके पास आ गया ये पावर? राइट टू ट्रेड का, राइट टू फ्री ट्रेड का किसके पास आ गया पावर? अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश के पास। ये कब हुआ था? ये 1765 इलाहाबाद ट्रीटी में। मतलब कंपनी रूल अब कहां कहां आ गई? कंपनी रूल आ गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी में बस बंगाल था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कंपनी रूल यहां पे ताबीज हो चुकी है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब कहानी सुनना, एक जो कि सच्चाई कहानी है। इस समय ब्रिटिशर्स को के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था। मतलब इतना फायदा कि ये जब लंदन में जाते थे तो इनके रहन सहन से लोग देखते थे तो ये सोचते थे ये ऐसा क्या कर रहे हैं काम कि इन्हें इतना फायदा हो रहा है। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना फायदा कैसे हो रहा है, ये लोग सोचने लग गए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रही थी कि ये कंपनी उतनी फायदे में नहीं जा रही है, मतलब कंपनी उतनी फायदा गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। क्योंकि क्या हुआ था कि हर कंपनी बिडिंग करती थी कि आपको इतना सालाना एनुअली इतना रुपए गवर्नमेंट को देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और आपकी मोनोपोली बरकरार रहेगी कहां पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आपकी मोनोपोली
बरकरार रहेगी ट्रेडिंग की। तो ये बिडिंग कितने रुपए में करार किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से? तो 4 लाख यूरो, 4 लाख यूरो, 4 लाख यूरो, 4 लाख यूरो, एक मिनट, 4 लाख यूरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे वादा किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि मैं आपको 4 लाख यूरो दूंगा हर साल, बस इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मैं ट्रेडिंग करूंगा। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोई कंपनी काम नहीं करेगी, वहां ट्रेडिंग नहीं करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है करो। अब क्या हो रहा है कि ये इतनी ज्यादा करप्शन, अब ये कैसे लॉस में जाते हैं, और ये 4 लाख यूरो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। अब क्या होता है कि 1768 में अमेरिका में टी स्मगलिंग स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका में क्या स्टार्ट होता है? टी स्मगलिंग। अमेरिका में क्या स्टार्ट होता है? टी स्मगलिंग। और ये टी स्मगलिंग स्टार्ट कौन करता है? डच। डच स्मगलिंग स्टार्ट करता है अमेरिका में, और अमेरिकन को सस्ते दाम में टी कौन बेचने लगते हैं? डच। तो टी किसका नहीं किसका अब नहीं बेच पाएंगे? कौन नहीं बेच पाएंगे टी? तो ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स टी अब बेच ही नहीं पाएंगे। तो लॉस किसको हो रहा है? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को लॉस कहां हो रहा है? अमेरिका में। ये टी यहां से खरीद के ले जा रहे हैं, इंडिया से खरीद के लेके जा रहे हैं कहां? अमेरिका। और अमेरिका वाले खरीद ही नहीं रहे। तो लॉस में कौन गया अल्टीमेटली? कंपनी। और कंपनी अगर लॉस में गई तो ये कहां से पैसा देगी? 4 लाख यूरो। 4 लाख यूरो अभी आपको कम लग रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी के प्रेजेंट डे में तो ये 4,61,00,000 यूरो सालाना इतना होता अगर प्रेजेंट डे में देखते तो ये बहुत बड़ा रकम है जो कि ब्रिटिशर्स नहीं दे पाए थे, क्योंकि स्मगलिंग कहां शुरू हो गई थी? अमेरिका में। अब ये स्मगलिंग स्टार्ट हो गई अमेरिका में और ये दे नहीं पा रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीएम कौन थे उस वक्त? लॉर्ड नॉर्थ। अब लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा कि ये तो पैसा दे ही नहीं पा रहे, ब्रिटिश शादी हो रही है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये सोचे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि लॉर्ड नॉर्थ ने ये सोचा कि अब कैसे इस कंपनी को बचाया जाए, क्योंकि लॉस में जा रही है भयंकर, इतने में तो कंपनी खत्म हो जाएगी। और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, तो इसलिए भी ये गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इस मतलब इसी गवर्नमेंट के लोग ही थे इस कंपनी के हेड, तो इसलिए भी ये गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये चीज हो, ये कंपनी डूब जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए। तो इसको सरवाइव करने के लिए इन्होंने, लॉर्ड नॉर्थ ने एक तरीका निकाला। वो तरीका क्या था वो बताता हूं। तरीका ये था कि इन्होंने एक चीज निकाली, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे डायरेक्टर्स पहले भी थे कंपनी में, लेकिन इन्होंने एक डायरेक्टर्स का कोर्ट बनाया, और उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग थे? 24। एक बार मैं वापस से आपको बताता हूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हेडक्वार्टर कहाँ था? लीडन हॉल स्ट्रीट, लंदन में। और कितने लोग थे यहाँ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कितने थे? 24 मेंबर्स थे। और इनके टेन्यूर को 4 साल लिमिट कर दिया। किसने? लॉर्ड नॉर्थ ने, कि 4 साल तक ही आप रहेंगे और 4 साल में आप जितना बेस्ट दे सकते हैं इस कंपनी में, ताकि ये प्रॉफिट हो जाए, इसका प्रॉफिट में चले जाए और ये कंपनी सरवाइव कर जाए। आप जितना दे सकते हो करो, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे डायरेक्टर्स निकम्मे हो गए थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे, अपना बेस्ट दे ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से लॉर्ड नॉर्थ ने ये कहा कि हम 4 साल रखेंगे, 4 साल में तुम्हें जितना बेस्ट देना है तुम दो और कंपनी को फायदे में ले जाओ, प्रॉफिट में ले जाओ। तो ये किसका दिमाग था? लॉर्ड नॉर्थ का दिमाग था कि 4 साल तक करो। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? 24 मेंबर्स थे। अब इनका काम क्या था? लॉर्ड नॉर्थ ने क्या क्या काम दिया कि तुम रिपोर्ट करोगे किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट भेजोगे अपना, किस किन चीजों पे भेजोगे रिपोर्ट? मिलिट्री में तुम जो भी पॉलिसीज बनाओगे वो भी रिपोर्ट भेजोगे, सिविल में जो भी पॉलिसीज बनाओगे वो भी भेजोगे, एंड रिवेन्यू पॉलिसीज भी जो बनाओगे वो भी तुम रिपोर्ट भेजोगे किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है। अब ये 3 चीजें हैं, मिलिट्री, सिविल, रिवेन्यू, तीनों की रिपोर्ट कौन बना रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जमा किसको कर रहे हैं हम? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। आगे बात समझो। अब क्या हुआ? ये रिवेन्यू जो कलेक्ट हुआ वो किसके अंडर आएगा? वो कंपनी के पास तो जाएगा। वो कंपनी इसको कलेक्ट करके लाई इंडिया से। कहां पे गया? ये डायरेक्ट पहले पार्लियामेंट के अंडर चला गया। ये रिपोर्ट दिया कि हमने मान लो कि 10 लाख यूरो हमने कलेक्ट करा है रिवेन्यू, एज अ रिवेन्यू। तो ये रिपोर्ट किसको करेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट क्या कहेगी कि तुम 6% 10 लाख यूरो का, मतलब तुम 60,000 यूरो रखोगे, कंपनी के पास जाएगा, और बाद बाकी 9,40,000 यूरो किसके पास आएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। क्योंकि तुम अभी कर्जदार हो इन द सेंस तुमने लोन ले रखी है। किन से ले रखी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन ले रखी है तुमने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ले रखा है, ठीक है। तो कितना ले रखा है? 1.5 मिलियन का लोन है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना 1.5 लाख लोन चुकता कर दो, 1.5 लाख यूरो चुकता कर दो, और डिविडेंड हम बढ़ाएंगे। वैसे जैसे जैसे चुकता करेंगे आप, वैसे वैसे डिविडेंड बढ़ाएंगे। और आगे हम देखेंगे कि 1793 में डिविडेंड 6% से 10% हो भी जाता है। तो वो मैं बताऊंगा आपको। 1793 चार्टर है। इसके बाद अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक रिफॉर्मेशन कह सकते हैं आप, रिफॉर्मेशन जो लाया लॉर्ड नॉर्थ ने, उसी को क्या कहते हैं? वो किस एक्ट में आया था? वो एक्ट में आया था रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में आया था। रेगुलेशन एक्ट 1773 में एक और चीजें आई कि अब ये क्या देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कंपनी लॉस में जा रही है और ये कंपनी ऑफिशियल्स और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, इनकी लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल और भी ज्यादा लैविश होते जा रही है, और भी ज्यादा आकर्षक और भी ज्यादा अच्छी होते जा रही है। वो कैसे? इसका मतलब जरूर कंपनी ऑफिशियल्स गलत कर रहे हैं वहां इंडिया में, इंडियन सब कंटिनेंट में। वहां जरूर वो करप्शन कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, ब्राइब्स ले रहे हैं, तभी इतना पैसा इनके पास आ रहा है। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक और बनाया कानून,
वो कानून क्या था कि नो ब्राइब, नो प्राइवेट ट्रेड एंड नो प्रेजेंट्स, कोई गिफ्ट भी नहीं। ठीक है, एक तो ये है, हो गया पहला। दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने आपको बता दिया पूरा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 मेंबर्स का था। लेडन हॉल स्ट्रीट इनका हेडक्वार्टर था और इनका काम क्या था, रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स पे रिपोर्ट देना। किसको रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था लेकिन इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसके पीछे एक कहानी है। अब क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे वो चाहते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे वो सपोर्ट कर रहे थे मराठाओं को। मराठा के दुश्मन कौन थे, मुगल्स। बंगाल प्रेसिडेंसी मुगल से घिरी हुई थी, तो बंगाल का गवर्नर क्या बोलते बॉम्बे के गवर्नर से कि यार तुम मत लड़ो, इनसे पंगा मत लो, मराठाओं का साथ मत दो, हमें क्या मतलब लड़ाई झगड़े से, हमें तो ट्रेडिंग करना है, हम तो ट्रेडिंग करने आए हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हो बॉम्बे मराठाओं को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नर को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने कहा, बॉम्बे के गवर्नर ने यह कहा कि आपका प्रेसिडेंसी बंगाल है, आप बंगाल पे ध्यान दीजिए, आप बॉम्बे के काम में क्यों पड़ रहे हैं। बॉम्बे ने बंगाल की बात नहीं सुनी, बंगाल के गवर्नर की बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात पहुंची, ये तो आपस में ही लड़ जाएंगे, बॉम्बे बंगाल मद्रास आपस में ही लड़के मर जाएंगे, ये क्या क्या ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक एफिशिएंट मिलिट्री चाहिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर्स आपस में ही लड़ जाएंगे तो फिर मिलिट्री तो कमजोर हो जाएगी ना, टूट जाएगी ना मिलिट्री। क्योंकि जो बंगाल का जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था तो बंगाल की प्रेसिडेंसी की आर्मी हार गई थी सिराजुद्दौला से। उसके बाद फिर मद्रास की प्रेसिडेंसी का ये हेड थे रॉबर्ट क्लाइव, मद्रास प्रेसिडेंसी मिलिट्री कमांड के हेड थे, ब्रिटिश के हेड थे ये रॉबर्ट क्लाइव, जो कि सपोर्ट किए बैटल ऑफ पलासी में। मतलब विदाउट मद्रास हेल्प ये कभी भी बंगाल नहीं जीत पाते, मतलब कि ये बैटल ऑफ पलासी कभी जीत नहीं पाते। तो अगर ये आपस में ही लड़ते जाएंगे, बंगाल की बातें बॉम्बे नहीं मानेगा, बॉम्बे की बातें मद्रास नहीं मानेगा, मद्रास की बातें बंगाल नहीं मानेंगे, तो एक तरीके से क्या है, क्योस क्रिएट हो जाएगा आपस में, ये बिल्कुल तुरंत खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मुगल्स अभी भी कमजोर उतने नहीं थे, उसमें मराठा पावर बहुत ऊपर था। 1761 से पहले, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले मराठा का पावर बहुत ज्यादा था। तो कभी भी ये खत्म हो सकते थे, क्योंकि उधर टीपू सुल्तान की भी आर्मी थी, वो भी दुश्मन थे ब्रिटिशर्स के। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओपन फील्ड था ब्रिटिशर्स के लिए, बिल्कुल हर 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 कदम पे इन्हें मेहनत करनी पड़ी है। उसके लिए एकता होना बहुत जरूरी है, अगर एकता नहीं है तो वो आप हार जाएंगे। तो इस एकता को बनाने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने क्या क्या करा, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को उन्होंने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस इनके अंडर कौन आ गए, बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसियां किसके अंडर आ गई, बंगाल के अंडर। अब बंगाल जो कहेगा वो बॉम्बे करेगा और मद्रास करेगा। आगे बात समझ में। अब क्या होता है
कि ये तीसरा पॉइंट हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। ठीक है, अब एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बहुत जरूरी थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारी सोसाइटी, बंगाल की सोसाइटी, वहाँ हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे। मुस्लिम्स कहते थे कि अगर कोई क्राइम होता है तो हम शरीयत फॉलो करेंगे। हिंदू ने कहा कि हम हिंदू लॉ फॉलो करेंगे, गीता को फॉलो करेंगे। मुस्लिम्स कहे हम कुरान को फॉलो करेंगे, हिंदू कहे हम गीता को फॉलो करेंगे। तो इसमें ब्रिटिशर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, क्या करेंगे, मतलब कैसे न्याय कैसे मिलेगा। तो इन्होंने एक क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे, फोर्ट विलियम पे बनाने का एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, फोर्ट विलियम पे, जो कि कैलकाटा में है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। कब बना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इस गवर्नर जनरल को ये अकेला तो काम नहीं करेगा, इसके साथ भी कोई होना चाहिए, इसकी एक काउंसिल होनी चाहिए, इनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होना चाहिए। तो गवर्नर जनरल काउंसिल बना। गवर्नर जनरल काउंसिल में कौन कौन होते थे, गवर्नर जनरल काउंसिल में कौन कौन होते थे? एक तो खुद गवर्नर जनरल जी प्लस 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। तो कितनी गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग काउंसिल कितनी की होगी, 5। गवर्निंग काउंसिल कितनी की होगी, 5। अभी मैं आपको लास्ट में यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट देता है कि गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, तो डायरेक्ट कहना गलत नहीं, गवर्नर जनरल भी इंक्लूड होएगा और इनको इंक्लूड 1 + 4 कितना हो जाए, 5। गवर्निंग काउंसिल कितनी की हो जाएगी, 5। तो गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, 1 गवर्नर जनरल एंड 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसके बाद तो यहां पे लिख देता हूं, गवर्निंग काउंसिल कितनी की थी, गवर्निंग काउंसिल थी 5 की, गवर्निंग काउंसिल 5 की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये उतना, मतलब जितना सोचा गया था उतना फायदा कंपनी को नहीं दे रही थी। मतलब कि इन द सेंस कंपनी को फायदा होएगा, इसका मतलब किसको फायदा हो रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इससे उतना फायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को हो नहीं रहा था। वो सोच रहे थे कि आखिर जरूर कोई एक्ट में लूप होल्स है, क्योंकि दिख भी रहा था बहुत सारे लूप होल्स। इस वजह से उन्होंने इसको अमेंड करा। पहले तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, फिर एक विलियम पिट जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने एक एक्ट निकाला जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये एक्ट इसलिए निकाला गया था ताकि जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, उसको सही किया जा सके। ठीक है, उसको सही किया जा सके। इस वजह से क्या निकाला उन्होंने, दूसरा सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्यों बना, ताकि ओवरहॉल द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया।
दूसरा कि ये जो इसमें आखिर ऐसा क्या चीज नया आया लाया ताकि और ज्यादा मॉनिटरिंग और रेगुलेटिंग बढ़ गया विद इस गवर्नमेंट का कंपनी पे। हमेशा एक चीज याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट हो या फिर फिट्स इंडिया एक्ट हो, ये दोनों क्यों बनाए जा रहे हैं? ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पावर्स और उनके प्रॉफिट को लिमिट किया जा सके, क्योंकि कंपनी का फायदा जितना लिमिट करेंगे उतना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा होएगा, उतना ही जल्दी ये अपना लोन को चुकता कर पाएंगे। आगे भी समझ में। अब पिट्स इंडिया एक्ट किसने लाया था? उसमें प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट। विलियम पिट 24 साल का लड़का, बिल्कुल यंग, और ये जाना जाता था अपनी इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। विलियम पिट 24 साल का लड़का था और ये इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। ये पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था और अपने रिफॉर्म पॉलिसीज के लिए बहुत जाना जाता था। इसने क्या इजाद करा? इसने एक नई चीज लाई। वो क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या होता है कि विलियम पिट एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अपने रिफॉर्म पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। तो विलियम पिट क्या करता है? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता है? ये क्या करेगा? सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यू। ध्यान से देखना, सिविल मिलिट्री तो टोटली इसके अंडर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर, जो कि डायरेक्टली गवर्न करेगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होते कौन कौन है? पहले मेंबर्स पहले ये बता दो। अब जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट में कैबिनेट है, उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या होता है? प्राइवेट काउंसिल। क्या है? प्राइवेट काउंसिल। इंडियन में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मोदी जी गवर्नमेंट में। उसी तरह से विलियम पिट के गवर्नमेंट में, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्राइवेट काउंसिल होता है। मतलब इसको क्या कह लो, एक तरीके से ये कैबिनेट है, मतलब बड़े बड़े मंत्री इसी प्राइवेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। तो विलियम पिट ने क्या कहा कि प्राइवेट काउंसिल के 6 मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स होंगे, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होगा? सिविल मिलिट्री डिपार्टमेंट तो टोटली अपने अंडर रखना है, और जो रिवेन्यू कलेक्ट होके आएगा वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर होगा। लेकिन जो कॉमर्शियल अफेयर्स जो होगा, कॉमर्शियल अफेयर्स मतलब कि एनी अफेयर विच जनरेट मनी, एनी अफेयर विच जनरेट कैपिटल, एनी अफेयर्स विच जनरेट रिवेन्यू, इसको कॉमर्शियल अफेयर्स। अब कॉमर्शियल अफेयर्स का मतलब, ये कॉमर्शियल अफेयर्स किसके अंडर है? ये अंडर है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर। इसने डिवीजन कर दिया, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल अफेयर्स को विलियम पिट ने अलग ही कर दिया कि कॉमर्शियल अफेयर्स बस किसके अंडर होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? कंपनी है ना, कंपनी के अंडर ही तो होगा सारा कॉमर्शियल अफेयर, क्योंकि कॉमर्शियल काम ही तो करती है कंपनी, ट्रेडिंग ही तो करती है। मतलब इससे पूरा पावर छीन लिया गया कंपनी से कि अब बस आप क्या करो। विलियम पिट ने कहा कि बस आप ट्रेडिंग करोगे, रूल हम करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लोग हैं? गवर्नमेंट के लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं। इन द सेंस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली, मिलिट्रीली, सिविल रूल करेगी। वैसे अगर क्वेश्चन में आया कि फर्स्ट एक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो वो क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट मांगना, उनके टर्म्स को लिमिट करना, प्लस जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ब्यूरो देना कि हमारा इतना संपत्ति है, हमारा इतना प्रॉपर्टी है, ये सब बताना, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविजंस थे। उनके रेवेन्यू को, उनके डिविडेंड्स को 6% कर देना, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो कि स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया गया था, इंडियन टेरिटरी के लिए बनाया गया था। तो पहला एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश को इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल में रखने के लिए किया, वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं था। क्वेश्चन आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मारोगे आप लोग, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 प्राइवेट काउंसिल के मेंबर्स, इनके अंडर डायरेक्ट सिविल मिलिट्री आ गया, जो कि पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। ये सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू तीनों चीजें, लेकिन उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने सिविल मिलिट्री ले लिया और रेवेन्यू जो कलेक्ट होके आएगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाएगा, ठीक है। और जब तक आप पूरा लोन चुकता नहीं कर देते हैं तब तक आपको 6% डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जाएगा। जो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 6% का डिविडेंड्स जाएगा, फायदा जो लाभांश जिससे कहते हैं वो जाएगा। बाद बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आप कर्जदार हैं, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। इसके बाद तो ये कॉमर्शियल अफेयर्स किसके पास आ गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू किसके पास है? रेवेन्यू कलेक्शन। कॉमर्शियल अफेयर्स को हम लोग कंफ्यूज होते हैं रेवेन्यू और कॉमर्शियल अफेयर्स में। कॉमर्शियल अफेयर्स में रेवेन्यू इंक्लूडेड है, लेकिन रेवेन्यू जो कलेक्ट होके आएगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आएगा, ठीक है। अब समझ में आ गई बात? अब देखो ये पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब मैं आपको कराऊंगा चार्टर्स। तो 1793 चार्टर एक्ट, ठीक है। हाँ, ये बता देता हूं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल वैन हेस्टिंग थे हमारे, रेगुलेटिंग एक्ट में ही बताना था ये चीज। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक। और फर्स्ट वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग, ना, ये सब याद रखना। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड स्टैनली, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। यूपीएससी तो अब पूछना बंद कर दिए सब क्वेश्चंस, लेकिन स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं आप तो उसमें काम आएगा, ठीक है। अब 1793 चार्टर एक्ट, हाँ एक और चीज बता देता हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहली बार, इसका टाइटल क्या था ये बताता हूँ। तो पिट्स इंडिया एक्ट एंड द अफेयर्स ऑफ द, इसका टाइटल था ये इस एक्ट का ये टाइटल है। हर मूवी का एक टाइटल होता है ना, उसी से हर एक्ट का भी एक टाइटल होता है। ये क्या है टाइटल? पिट्स इंडिया एक्ट एंड द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
इन द ब्रिटिश पोजीशन, ये क्या अब मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखो, इन द ब्रिटिश पोजीशन, इन द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ये पहली बार मेंशन होता है विलियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज कहाँ सबसे पहली बार मेंशन होता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज याद रखना कहीं यूज हुआ है पहली बार तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पहली बार ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये अब जमीन अब हमारी है, हमारी डोमिनियन है, हमारी कॉलोनी है। कब? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। तो अब क्या होता है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज सबसे पहली बार कहाँ यूज हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि अब इंडियन टेरिटरीज हमारी कॉलोनी है, ये हमारी जमीन है, ठीक है, ये अंग्रेजों की जमीन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो और तो कुछ नहीं है इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में इम्पोर्टेंट। अब आते हैं अपन चार्टर एक्ट में। अब देखो स्टूडेंट्स, चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। अब चार्टर क्या होता है पहले ही बताया, असेंट टू राइट टू ट्रेड। अब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 1793 चार्टर एक्ट में 20 साल का एक्सटेंशन मिला, कंटिन्यूशन मिला किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाओ और आप ट्रेडिंग करो 20 साल, अगले 20 साल 1813 तक और, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हैं, बैंकरप्ट थे, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ और विलियम पिट के रिफॉर्म पॉलिसी के कारण आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको 20 साल और ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए हम अनुमति दे रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल और ज़्यादा मोनोपोली मिल गई इनको। 20 साल और ज़्यादा मोनोपोली मिल गई तो इसमें क्या क्या और फायदा होता है कंपनी को और उनके शेयर होल्डर्स को? तो पहला फायदा क्या होता है कि डिविडेंड जो 6% था वो अब इंक्रीज हो जाता है 10%। डिविडेंड जो 6% था वो अब इंक्रीज होता है 10%, जो कि बहुत खुशी की बात है कंपनी ऑफिशियल्स के लिए कि हमारा 10% हो गया। बहुत खुश हुए होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, ठीक है। सेकंड, अच्छा एक चीज मैं मिस किया, डुअल गवर्नमेंट, वो मैं बताऊंगा अभी तुरंत बताता हूं, ठीक है। डिविडेंड्स 6% से 10% हो गया किसमें? 1793 चार्टर एक्ट में। दूसरा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी? पार्लियामेंट्री कमेटी थी। मतलब कि कायदे से तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो उनके ऑफिशियल्स के, उनके प्राइवेट काउंसिल्स के मेंबर्स को पेमेंट कौन देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट देना चाहिए। इंग्लैंड के लोगों के टैक्सेस के पैसे से उनका सैलरी बनना चाहिए। इंडियन लोग अपने पैसे से क्यों दें उनका सैलरी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि जो भी स्टाफ हैं, द स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी पेड बाय द कंपनी। अब कंपनी का पैसा कहां से आ रहा है? इंडियन रेवेन्यू है, हम लोग दे रहे हैं कंपनी को, तो वो पैसा जाके BOC के पास जाता है, उसके अंडर में है रेवेन्यू, और वो 10% दे दिया अब कंपनी को,
और 10% के अलावा और क्या काटेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ये मिनिस्टर्स थे प्राइवेट काउंसिल के, उनकी सैलरी भी कटेगी किससे, इंडियन रेवेन्यू से। ये एक नया चार्टर एक्ट में एक चेंज आया, जो कि बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ये है। अब एक चीज तो ये हो गया, पहला डिविडेंड जो 6% 10% हो गया, जो भी फायदा आएगा, क्योंकि मतलब ये इसका मतलब क्या होगा, ये लोन चुकता कर रहे हैं धीरे धीरे, ये लोन चुका रहे हैं कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी से उभर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हाँ, ये चार्टर एक्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है चार्टर एक्ट में, ठीक है। 1793 में अच्छा, एक स्टेटमेंट और यूज किया गया था इसमें, मैं बता देता हूं। एक स्टेटमेंट इसमें यूज किया गया था चार्टर एक्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिससे साफ झलकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रधानता कैसे आती है, कैसे झलकती है कंपनी पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें स्टेटमेंट क्या यूज किया जाता है कि सुजरैनिटी ओवर द इंडियन टेरिटरी is by the subjects of the crown, not under the company rights, not under the company rights। जो इंडिया की जो टेरिटरीज है उस पर प्रधानता, उस पे रूल, शासन किसका है, क्राउन का है। ये चार्टर एक्ट 1793 में लिखा गया, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 में ये चीज लिखा गया। तो ये साफ दिखलाता है कि कैसे कंपनी पे धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का कैसे वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि लास्ट में 1858 में खत्म होएगा, ठीक है। लेकिन कैसे वो धीरे धीरे अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक कॉन्सेप्ट में छोड़ दिया था वहाँ इसमें विलियम पिट्स इंडिया एक्ट में, डुअल गवर्नमेंट का। तो ध्यान से देखना, एक 5-10 सेकेंड का है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया पिट ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया लॉर्ड नॉर्थ ने। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको गवर्न कर रहे हैं, इंडिया को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको गवर्न कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इंडिया पे कौन कौन गवर्न करने लग गए, एक तो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनडायरेक्टली। तो कितने हो गए ये टोटल, 1 + 1 2, डुअल गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है इसको। पिट्स इंडिया एक्ट को इसलिए भी कहता है कि इट इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट ऑन ओवर द इंडियन टेरिटरीज। पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड dual government over Indian territories or British possession of Indian territories, ठीक है। ये डुअल गवर्नमेंट समझ में आया। इंडिया पे कौन कौन गवर्न कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको गवर्न कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको कर रहा है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको गवर्न कर रहा है, इंडिया को, तो 1+1 क्या हो गया 2, डुअल गवर्नमेंट, खत्म बात, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली गवर्न कर रहा है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया को डायरेक्टली कर रहा है, लेकिन इंडिया को इनडायरेक्टली कौन गवर्न कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी तो कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोड ऑफ डायरेक्टर्स इक्वल टू 2 डुअल गवर्नमेंट। अब आ गई वो बात समझ में। तो चार्टर एक्ट 1793 करवा दिया मैंने आपको, ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी हो गया। अब आएंगे 1813 चार्टर एक्ट। उसमें क्या हुआ, 1813 चार्टर एक्ट में ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज हो गया कि ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई। ट्रेड मोनोपोली मतलब इन द सेंस कि इंडिया में बस मैं ही ट्रेड करूंगा, मतलब इंडिया में पहले बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग करेगी, लेकिन 1813 चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि अब आप ट्रेडिंग में मोनोपोली हासिल नहीं है आपको, अब आपके अलावा दूसरी कंपनी भी जो ब्रिटेन की ही होगी, इंग्लैंड की ही कंपनी होगी, वो आके इंडिया में ट्रेडिंग कर सकती है। एक्सेप्ट टी में चाय की पत्तियां का ट्रेडिंग अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। और ओपियम का ट्रेड भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगा। एंड ट्रेड विथ चाइना के साथ व्यापार कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई इंग्लैंड की कंपनी नहीं करेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। ये था 1813 चार्टर एक्ट। दूसरा, इसी चार्टर एक्ट में टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उठा लिया। पहला कि उन्होंने 1,00,000 रुपए दिया, किसे, कंपनी को, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाओ और इंग्लिश पढ़ाओ, प्रीच इंग्लिश एंड क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा। और उन्होंने कहा, क्राउन ने कहा कि इंडिया को अब जानवरों से इंसान बनाओ। उनके नजर में हम लोग इंसान नहीं थे, तो उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए कि जाओ और उन्हें इंसान बनाओ, ठीक है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थी कि प्रीच इंग्लिश एंड क्रिश्चियन मिशनरी को भेजा उन्होंने, ठीक है। दूसरा कि उन्होंने एजुकेशन पे काम करना शुरू करा, मॉडर्न एजुकेशन। ऑफिशियल काम में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया, कॉलेज में भी कंपलसरी कर दिया, प्लस जो इंडियन लिटरेचर था, संस्कृत पे भी उन्होंने काम करा। और यहीं से शुरुआत होता है राजा राम मोहन रॉय का। इंडियन रिनाइसेंस शुरू होता है इस टर्म के बाद, क्योंकि इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की बात कह रहे थे। जो सोसाइटी में सती थी, उस वक्त सती प्रथा था, उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। लोगों को पढ़ने के लिए कह रहे थे, थोड़ा सा साइंटिफिक आउटलुक देने की कोशिश कर रहे थे इंडियन सोसाइटी को। तो ये सेकेंड पॉइंट तो सही है, एजुकेशन लाया उन्होंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी, थोड़ा सा रिजनेबल बनाया लोगों को, अंधविश्वास कम करा, सती खत्म करने की बात हुई।
राजा राम मोहन रॉय जैसे और भी लोग समाज में खड़े होने लग गए, क्योंकि उनके साथ राजा राम मोहन रॉय के साथ कौन था? पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट था। और उन्होंने सोसाइटी को बिल्कुल बदल के रख दिया राजा राम मोहन रॉय। वो मैं करवाऊंगा आपको मॉडर्न इंडिया की क्लास में, रिफॉर्म मूवमेंट्स में। बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो कि आपको 1813 के बाद ही दिखेंगे। इस 1813 के बाद ही क्यों दिखेंगे? क्योंकि इसी एक्ट में था सेकंड कि लोगों को पढ़ाओ, उन्हें समझदार बनाओ, इंडियन लिटरेचर पे भी काम करो। ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश ही पढ़ाओ, इंडियन लिटरेचर संस्कृत के लिटरेरी वर्क्स हैं उन्हें भी प्रोपोगेट करो, ठीक है, कॉलेज बनाओ, ठीक है, उनकी सोच को बदलो लोगों के, वुमेन एजुकेशन का भी काम करो। ये सब चीज किया ब्रिटिशर्स ने। कब? 1813 के बाद। इसलिए सोसाइटी में लोग भी एक 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 तबका था उस वक्त जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लग गया था, उसको कहते हैं मिडिल क्लास पीपल। वैसे मिडिल क्लास पीपल हमेशा सबको ही सपोर्ट करते हैं, कह लो। जो जीत गया उनके पक्ष में चले जाते हैं मिडिल क्लास पीपल। उनका कोई डिसीजन, मिडिल क्लास पीपल का ना कोई धर्म होता है ना ही कोई देश, जो मुझे लगता है। अब आते हैं इसमें 1813 चार्टर एक्ट में हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने करा दिया। ट्रेड मोनोपोली खत्म, एक्सेप्ट टी एंड ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक है। सेकंड, टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 1 लाख रुपीज ब्रिटिश क्वीन ने दिया ताकि आप इंग्लिश को प्रीच करो। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजने लग गए, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताने लगे। दूसरा, एजुकेशन। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया? ब्रिटिशर्स ने क्या लिया कि मॉडर्न एजुकेशन दो लोगों को और पढ़ाओ, उन्हें साइंटिफिक आउटलुक दो सोसाइटी को, उन्हें थोड़ा रीजनेबल बनाओ, और इंडियन लिटरेचर संस्कृत पे भी काम करो। संस्कृत के भी लिटरेरी वर्क्स हैं उनको भी प्रोपेगेट करो, ठीक है। बस ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश को ही करना है, लिटरेरी वर्क्स को भी सपोर्ट करो। जो रीजनल लिटरेरी वर्क्स हैं उनको भी सपोर्ट करो। प्लस जो सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं राजा राम मोहन रॉय, उनको भी सपोर्ट करो। उनको भी सपोर्ट दिया भी ब्रिटिशर्स ने 1813 के बाद, ठीक है। अब आते हैं अपन 1833 चार्टर एक्ट। अब 1833 चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का प्रमोशन होता है। ये क्या बन जाते हैं? बंगाल खत्म होके क्या बन जाता है? इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, दोनों प्रेसिडेंसी की जो भी विधानसभा थी, जो भी रिप्रेजेंटेटर्स थे, जो भी लेजिस्लेटर्स थे, खत्म हो गए। मद्रास की विधानसभा खत्म, मद्रास बॉम्बे की विधानसभा खत्म। अब बस विधानसभा किसके पास होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कहां पे हैं? जो कि कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब इनके अंडर, टोटली अंडर आ गए मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे टोटली अंडर आ गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, जो कि अब हम उन्हें क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तुम देखो कि मान लो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मद्रास में जाएगा, तो डायरेक्ट मद्रास का जो गवर्नर होगा उसका चेयर अपने आप नीचे होएगा
और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वहां पे सुप्रीम हो जाएगा। ये बात दिमाग में ठान लो, मतलब ये इन द सेंस अब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, जो ये बोलेगा इन्हें मानना ही होगा, मद्रास और बॉम्बे को मानना ही होगा। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेगा वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को मानना ही होगा। ये कुछ सवाल जवाब कर ही नहीं सकते थे, पहले ये अपना रिप्रेजेंटेटिव रखते थे, अपनी बात रखते थे, ये अब वो भी नहीं रख सकते। मतलब कि इनकी जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो अब खत्म हो गई। वो क्या बची बस, किसकी अब बस लेजिस्लेटिव पावर बची है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आइए बस समझ। दूसरा, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, दूसरा कि ब्रिटिशर्स पहली बार इस चार्टर एक्ट ने पहली बार क्या यूज करा, वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार ब्रिटिशर्स ने यूज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टर्म। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने क्या कहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कहा, इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल। आईएलसी आगे वाले में है 1853 में, याद रखना 1833 में क्या है, इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल यूज करा इन्होंने 1833 चार्टर एक्ट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करा 1833 चार्टर एक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करने लग गए। कंपनी, अब कंपनी का कॉमर्शियल फंक्शन टोटली खत्म हो गया, जो मैं 1813 चार्टर एक्ट में बता रहा था कि होने वाला है। कॉमर्शियल अफेयर्स टोटली खत्म हो गया। कंपनी क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देख रहे हो कैसे चेंज कर रहा है, कैसे एक अजगर स्नेक, अजगर जो सांप होता है, कैसे वो धीरे धीरे लपटों को जकड़ता है लोगों को, वैसे जकड़ रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले कंपनी को क्रिएट करा, उसको असेंट दिया, कंपनी आके ट्रेडिंग करने लगी, धीरे धीरे वो अजगर अपनी ही कंपनी को खा गई और वो अजगर खुद रूल करने लग गया। ठीक है, ये बात आ गई समझ में कि कॉमर्शियल फंक्शन खत्म कंपनी की, कंपनी वही कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और जो भी मोनोपोली थी, ट्रेडिंग मोनोपोली जो टी और ओपियम में थी, वो भी खत्म हो गई। अब उसका भी मोनोपोली नहीं रहा, अब उनको डायरेक्ट कहना था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए हैं आप, अब आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, ट्रेडिंग दूसरी कंपनीज आके करेगी, आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। हाँ, और ये अपने ऑफिशियल चार्टर एक्ट में इन्होंने यूज किया हिज मैजेस्टी
एक स्टेटमेंट है हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड हिज मैजेस्टी, ठीक है, डायरेक्ट शो करता है ब्रिटिश सुजरनिटी, क्राउन सुजरनिटी और द इंडियन और द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है। हिज मैजेस्टी एंड हिज हायर्स करके जो एक स्लोगन है वो यूज होता है इस चार्टर एक्ट में, 1833 चार्टर एक्ट में। चौथा पॉइंट कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी की हम लोग तैयारी करते हैं, तो उस समय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पहली बार अनाउंस हुआ कि सिविल सर्विस एक एग्जामिनेशन होएगा और उससे जो सर्वेंट्स निकलेंगे, मतलब कि जो ऑफिसर्स निकलेंगे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे। और उस समय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया, इस चार्टर एक्ट के द्वारा अलाउ किया गया। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से पहले वो खुद रिक्रूट करते थे अपने ऑफिसर्स को, तो वो चाहते थे कि इंडियंस ना हो, यूरोपियंस ही हो, इंग्लैंड के ही हो, लेकिन इंडियंस ना हो इस कंपनी के ऑफिसर्स, ठीक है। इसलिए उनके विरोध के कारण इसको निगेट कर दिया गया, इसको वापस ले लिया गया। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन से एक्ट में शुरू होता है? 1833 एक्ट। ये एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट 1833 चार्टर एक्ट ही मानना आप लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1833 चार्टर एक्ट। आगे बात समझ में? हाँ, एक होता है कोविनेटेड सिविल सर्विस। कोविनेटेड मीन्स हायर सिविल सर्विस, मतलब हायर ऑफिसर्स। अनकोविनेटेड मीन्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स सर्विस एग्जामिनेशन, जो स्टेट पीसीएस कह लो वो अनकोविनेटेड है और यूपीएससी कह लो कोविनेटेड है, हायर सिविल सर्विस, ठीक है। यूपीएससी क्या है? कोविनेटेड सिविल सर्विस है। अनकोविनेटेड क्या है? स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, है ना, वो क्या है? अनकोविनेटेड। और कोविनेटेड सिविल सर्विस क्या है? यूपीएससी, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब ये हो गया 1833 चार्टर एक्ट, 4 पॉइंट्स हो गए ना। अब देखो, अच्छा हाँ, एक और चीज बताना भूल गया यार, कि एक चीज अभी वापस से बता देता हूं कि हम लोग ये देखे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्निंग काउंसिल कितने मेंबर्स के थे? 5 मेंबर्स के थे गवर्निंग काउंसिल। लेकिन विलियम पिट्स एक्ट, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट में वही गवर्निंग काउंसिल 5 से कितने हो गए? 3। पहले के 1773, ऐसे करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। 1773, 1784, 1853, क्योंकि अगला चार्टर एक्ट 1853 आने वाला है, ठीक है। यहां पे गवर्निंग काउंसिल कितनी की थी? 5 की थी। कौन कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। कितने हो गए? 4, ये 5 हो गए। देखो 5 है ना, 1 + 4 5। 1784 में इसको रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इसमें जब इलेक्शन होता था तो इनके पास कास्टिंग वोट था। तो मान लो कोई एक बिल आया, तो ये आपस में बात कर लिए चारों एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, इनमें से 3 मान गया और एक नहीं माना, तो फिर भी 3 जीत गया। मान लो, तो इस अधिकतर केस में ऐसा ही हो रहा था, मतलब कि किसका पावर का, कि कौन से इंसान की बिल्कुल इज्जत नहीं थी।
गवर्नर जनरल। वो बोला कि मेरी जरूरत ही क्या है, तुम लोग आपस में ही पास कर लेते हो सारा बिल। तो इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए विलियम पिट ने इस 5 को कम करके 3 कर दिया। मतलब कि गवर्निंग काउंसिल में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो होएगा, प्लस कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। मतलब कि कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी एक सिविलियन मेंबर। तो ये कितने हो गए? 1 + 1 + 1 = 3। 3 का मेंबर हो गया गवर्निंग काउंसिल, रिड्यूस कर दिया इन्होंने। अब मान लो इन दोनों में कोई बात होती है, बिल आता है, ये बोलता है कि ये सही है बिल, ये बोलता है ये गलत है बिल। अब किसके किसके पास पावर है? गवर्नर जनरल के पास पावर है। ये हाँ बोल दिया तो इसकी सही, ये ना बोल दिया तो इसकी सही। तो पावर किसकी बढ़ गई? गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई। इसलिए ये 3 किया गया था ताकि गवर्नर जनरल का स्टेक बढ़े, मतलब गवर्नर जनरल का की बातें सब माने, खुद ही गवर्नर जनरल ना बन जाए इसकी तरह। ठीक है। अब देखो 1853 में आओ। 1853 में क्या होता है कि इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इसी गवर्निंग काउंसिल को कितना कर दिया जाता है? ये पहले 6 होता है 1833 तक। 1833 तक ये पहले, ये इसको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा आपको। 1833 तक ये 6 होता है। और 1853 में इस 6 + 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को जोड़ा जाता है। 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स इसके इस लेजिस्लेटिव बॉडी में, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा जाता है। तो टोटल कितने बन जाते हैं 1853 में? 12 मेंबर्स। अब 1853 में 6 + 6 कितने हो गए? 12। 1833 में कितने थे? 6। 1853 में 6 नौ को 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को ऐड कर दिया गया, ये बन गए 12। अब ये कौन कौन से थे 6, ये मैं आपको बताता हूँ। 1853 चार्टर एक्ट में 12 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहला कौन? हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड कौन? कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। 3 to 6 मतलब 4 नए को जोड़ा गया। वो कौन थे? मतलब 4 कौन थे पहले से, जो कि 1833 तक था? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स 4। अब 6 जो नए जोड़े गए हैं उनमें कौन कौन से थे? पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के चीफ जस्टिस। सेकंड, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब जो मैं बता रहा हूं, जो 4 जो नए हैं, तो पहली बार प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बार रीजनल नेताओं को रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो कौन कौन होते हैं? आगरा, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। ये 4 प्रोविंसेस, इन चारों प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स रिप्रेजेंट होते हैं पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसको हम लोग ILC बोलते हैं। बॉम्बे का एक, मद्रास का एक, आगरा का एक, बंगाल
का एक, हो गए 12, और इन सब को क्या बोलेंगे? ILC। ILC इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड होते हैं 1853 चार्टर एक्ट में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस चार्टर एक्ट में मोनोपोली तो ट्रेडिंग करने का चार्टर तो दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन टाइम पीरियड नहीं बताते हैं कि कितने साल तक आपको दिया जाता है। मतलब अब जो अजगर सांप है, अब वो पूरा आपको लपेट चुका है, कंपनी को बिल्कुल खा चुका है। बस कंपनी को के अंतिम सांस का वो वेट कर रहा है कि कब वो खत्म होगी, कब उसको खत्म करना है। इसलिए उन्होंने टेन्योर नहीं बताया, डेट नहीं बताया कि कितने टर्म तक मैं आपको ट्रेडिंग का चार्टर दे रहा हूं, राइट दे रहा हूं। ठीक है, तो 1853 चार्टर एक्ट में चार्टर ग्रांटेड बट नो टेन्योर, नो टर्म वाज फिक्स्ड। ठीक है, टाइम नहीं पता था कि कब तक ये चार्टर चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और उसमें इंडियंस को भी उतना ही हक होगा जो कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स 1833 में विरोध किए थे कि इंडियंस कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, इंडियंस ऑफिसर्स नहीं बन सकते। 1833 चार्टर एक्ट में कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा था, लेकिन 1853 चार्टर एक्ट में इस चीज को निगेट कर दिया गया और ये मान लिया गया कि इंडियंस भी ऑफिसर्स बन सकते हैं, इंडियंस को भी पूरा मौका दिया जाएगा ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, इंडियंस को भी पूरा मौका दिया जाएगा कि वो ऑफिसर्स बने। ये 1853 चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विस ओपन टू इंडियंस। और इसी चार्टर एक्ट के बिना पर के बिहाफ पे मैकुले सिविल सर्विस कमिटी बनती है 1854 में। ठीक है, थर्ड पॉइंट। नो टेन्योर हो गया चार्टर, और वो ILC बता दिया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी। बस हो गया, आज ये चार्टर्स खत्म हो गए। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, ये तो हो गया। ठीक है, ये 1853 चार्टर एक्ट हो गया। 1833 का एक पॉइंट में मिस कर गया था, वो करवा देता हूँ कि 1833 में, सिंपल है ऐसे ही बोल देता हूँ, 1833 से पहले जो भी एक्ट बना है उसको हम लोग रेगुलेशन बोलेंगे, और 1833 के बाद जो भी एक्ट बनेगा उसको हम लोग एक्ट बोलेंगे। मतलब कि 1833 एक्ट, इसके बाद और इसके पहले क्या होएगा? रेगुलेशंस, और इसके बाद क्या होएगा? एक्ट। बस बात खत्म। 1833 भी हो गया पूरा कंप्लीट, और 1853 तो करा ही दिया, 1853 तो करा ही दिया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।